गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देख, आज हम नया टॉपिक लेते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रिफ्लेक्शन के बारे में। आज का जो नया टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो परावर्तन हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियोज में, जो कि आपकी 3 या 4 वीडियो बनी है। और अब जो न्यू टॉपिक है वो है आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? परावर्तन में हमने पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की किरण किसी भी पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है यानी कि आपतित होती है, ठीक है, तो वो अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है, गमन करती है। जबकि इसमें क्या है, अपवर्तन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि इसमें दो अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मुख्य मार्ग से वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, यानी कि उसका अपने मार्ग को, मुख्य मार्ग है उसको छोड़ देती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन बोलेंगे। तो कैसे हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज ये मीडियम वन है यानी कि प्रथम माध्यम, माध्यम वन, और ये माध्यम दो है। सपोज माध्यम वन है आपका विरल। विरल का मतलब जैसे कि वायु है, ठीक है। और माध्यम दो है जैसे आपका कांच, ग्लास शीट, इसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। दो अलग अलग माध्यम हो गए, एक विरल और दूसरा सघन। अब ये कोई आपका विलंब है जो 90 डिग्री पे है। अब इसमें क्या होगा, एक माध्यम ये पूरा हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। कोई भी रे ऑफ लाइट है जब अविलंब के साथ एक कोण बनाते हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, यानी कि अविलंब ये हो गया, यानी कि नॉर्मल। ये कौन सी किरण हो गई आपकी, आपतित किरण। ठीक है, ये पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी यानी कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस है, सरफेस है ये पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ। तो सीधी सी परिभाषा है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मुख्य मार्ग से वो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब यहाँ पे एक माध्यम है आपका विरल, दूसरा कौन सा है, सघन। तो इस किरण का जैसे यहाँ पे आपतन होता है यानी कि आपतित होती है, तो इसका जो मुख्य मार्ग है वो तो है ये सीधा वाला, ये होना चाहिए ना इसका मुख्य मार्ग, सीधी निकलनी चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, इस मार्ग को छोड़ के इस अविलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो इसका मतलब इस तरीके से तो प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब अविलंब और जो आपतित किरण है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या लिख सकते हैं, कोण आई बराबर आपतन कोण। ठीक है, और यहां पर जो ये एंगल बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। अब इसमें परावर्तन कोण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। कोण आर बराबर ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। ठीक है भाई।
तो आपतन कोण तो किस किस के बीच में बना, आपतित किरण और अभिलंब के। और अपवर्तन कोण जो है वो आपकी, ये कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। ठीक है ना, ये इसका मुख्य मार्ग हो गया, ये यहाँ पे विचलित हो गई, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है, गमन करती है, तो अपने मुख्य मार्ग को छोड़कर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना, तो प्रकाश की इसी घटना को, यानी कि ये पहली कंडीशन है अपवर्तन की, कि एक तरफ एक तो बार तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, एक बार क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमने लिया था आपका विरल माध्यम, अब यहां ले हम सघन माध्यम। ठीक है, और यहाँ पे ले हम विरल माध्यम। ठीक, सघन का मतलब यानी कि पास पास होते हैं, जिनमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, विरल का मतलब फैले हुए होते हैं। ठीक है, अब कोई भी प्रकाश की किरण है, जब आपकी यहाँ पे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, पृथककारी पृष्ठ पे, तो ये तो एंगल हो गया आपका आई। अब इसका मुख्य मार्ग कौन सा है, ये वाला। तो सघन से जब विरल में जाती है तो ये अपनी अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाती है। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन जाएगा आपका, अपवर्तन कोण। ठीक है ना, ये आपतित किरण और ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। तो इस तरीके से इसमें दो कंडीशन है ना, जो अभिलंब हो गया यानी कि नॉर्मल, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ऐसे हम अपवर्तन को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका विरल से सघन में आपकी प्रकाश की किरण जाती है, गमन करती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुकती है। ठीक है, और जब आपकी किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यानी कि मुख्य मार्ग को ही छोड़ती है हमेशा। ये दोनों जो घटनाएं हैं प्रकाश की, वो किसमें आती हैं, प्रकाश के अपवर्तन में आती है। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट हैं, वो की पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे पहला है कि अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का मेन कारण क्या है। पहला कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो हमने माध्यम लिए हैं, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होता है वो कैसे होगा, अलग अलग होगा। जब वेग अलग होगा, क्योंकि माध्यम ही चेंज हो गए, अगर हम सेम माध्यम लें तो अपवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो दोनों माध्यम अलग अलग प्रकृति के होने के कारण प्रकाश का वेग भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो आपकी किरण होती है, आपतित किरण, ठीक है, जब आपतित किरण का अपवर्तन होता है तो उसमें आंशिक परावर्तन और कुछ किरण का अवशोषण भी हो जाता है। क्या हो जाता है, किरण का आंशिक परावर्तन बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में, और उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण भी हो जाएगा, जिससे उसकी जो वैल्यू होती है वेग की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि विभिन्न माध्यम है, जैसे वायु या निर्वात, जैसे वायु या निर्वात, इसमें प्रकाश की चाल आप सब जानते हैं क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। वायु निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, पानी में कितनी होती है, वाटर में, इसमें इससे थोड़ी कम होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है,
कांच यानी कि ग्लास जो सीट है इसमें कितनी होती है 2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये 3 ही माध्यम है जो हम यूज करते हैं अपवर्तन में। ठीक है, पहला माध्यम हो गया वायु या निर्वात, दूसरा हो गया पानी और तीसरा कौन सा हो गया आपका कांच। अब क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि कौन सा माध्यम इसमें विरल है कौन सा सघन है। ठीक है, कौन सा विरल है कौन सा सघन है। तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं केवल, वो माध्यम आपका विरल होगा कंपैरिजन टू अदर। जैसे मैं केवल अगर वायु या पानी की बात करूं तो ज्यादा वेलोसिटी किसमें वायु में, तो वायु आपकी विरल होगी किसके सापेक्ष पानी के, तो ये आपका विरल हो जाएगा ये सघन हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर मैं पानी और कांच की बात करूं तो ज्यादा किसमें वेलोसिटी पानी में, पानी कैसा हो जाएगा विरल हो जाएगा, कांच कैसा हो जाएगा सघन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं वायु और कांच की बात करूं तो ज्यादा किसमें वायु में, ये विरल हो जाएगा ये सघन। तो वेलोसिटी के हिसाब से वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम एक माध्यम को विरल मान सकते हैं और दूसरे माध्यम को सघन मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा विरल माध्यम होगा कौन सा आपका सघन। जिसमें ज्यादा वेलोसिटी है वो विरल, जिसमें कम है वो सघन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये इसके कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने वायु ली और यहाँ पे कांच लिया, तो वायु में तो कितना है 3 गुणा 10⁸ और कांच में कितना है 2 गुणा 10⁸। तो विरल माध्यम कौन सा हो गया वायु। ठीक है, और कांच कौन सा हो गया आपका सघन माध्यम। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है झुकती है, ये वाली जो किरण है अपवर्तित किरण। और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या होगा अभिलंब से दूर हटती है। तो ये आपके की पॉइंट अपवर्तन से रिलेटेड है, ऐसे याद रखना है आपको। इसके बाद अगला है इसमें कि अपवर्तन से संबंधित कुछ इसके नियम है जिसको हम बोलते हैं स्नेल नियम या स्नेल नियम, SNELL स्नेल नियम। तो वो नियम कौन कौन से हैं, तो वो आपके 2 नियम है। ठीक है ना, कौन से नियम है 2 नियम। तो देखते हैं, ऐसे आप इनको नोट कर सकते हो। बाकी जो PDF फाइल है मैं आपको भेज दूंगा मेरे वाले ग्रुप पे, आप वहां से उसको नोट कर लेना। अब तक कर लिए होंगे शायद, जितने भी पेज हैं उनको लिखते जाओ। ठीक है ना, क्योंकि वही नोट्स हैं आपके इससे संबंधित, जिससे आपका भी मन लग जाएगा पढ़ने में और रूटीन बन जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना पढ़ाई का यही एक माध्यम है, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं। 1 घंटा आधा घंटा कैसे भी निकालो पढ़ो। अब इसमें अपवर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। तो इसमें आपके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम है आपतित किरण अपवर्तित किरण। और इसमें परावर्तित नहीं आएगा, कौन सा आएगा अपवर्तित किरण। एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में
स्थित होते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण यानी कि जो एंगल आई बन रहा है, कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, यानी कि साइन आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक या नियतांक के बराबर होता है। बराबर होता है, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, ठीक है। तो स्थिरांक को आप नीटा से भी व्यक्त कर सकते हो या म्यू के साइन से व्यक्त कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल नियम, स्नेल का नियम। तो जो ये आपके दो नियम है, ठीक है। पहला नियम तो कौन सा हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और एक तल में कितनी दिशा होती हैं, दो, मैं बताया था ना। क्योंकि किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब भी वो दो दिशाओं में ही गमन करती है, एक एक्स में और एक वाई में, ठीक है ना। तो इसलिए एक ही तल में स्थित होती है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या, यानी कि आई जो है उसकी जो ज्या साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है। इसको हम कैसे निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक, और वो स्थिरांक कौन सा है, नीटा से व्यक्त करो या म्यू से। तो नीटा को हम यहां बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, नीटा को लिख सकते हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसके अपवर्तन के नियम है। तो ऐसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे आपके किसके नियम है, अपवर्तन के नियम है। तो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आता है अगला है, जैसे इसके भी कुछ की पॉइंट है कि जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है। और जब दूसरे माध्यम से पहले में जाएगी तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो उसका भी एक समीकरण हमें व्युत्पन्न करना आना चाहिए। तो वो और देख लेते हैं। तो देखिए पहला है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक माध्यम यानी कि जिसका अपवर्तनांक मीटा 1 है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि जिसका अपवर्तनांक मीटा 2 है में गमन करती है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष
अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा देखो, मीटा से हम इसको व्यक्त करते हैं, जमीन से व्यक्त कर दो। अब कौन से माध्यम का निकाल रहे हैं हम? दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। मतलब क्या हुआ, जैसे मीटा 1 हो गया, मीटा 2 हो गया, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब प्रकाश की किरण यहां से गमन कर रही है, ठीक है, तो वो यहां पे विरल से सघन में, विरल से सघन में, ठीक है। तो इसका मतलब इस दूसरे माध्यम में तो अपवर्तन हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है? तो दूसरे माध्यम का निकालना है पहले माध्यम के साथ, ठीक है। तो हम इसको कैसे निरूपित करेंगे? जिसका निकालना है इसको तो पहले लिख दो, दूसरे का निकालना है फर्स्ट के सापेक्ष। या तो आप ऐसे व्यक्त कर सकते हो इसको, या इसको लिख सकते हो n2 अपॉन n1, यानी कि जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे। या ऐसे लिख सकते हो n1। तो कैसे भी आप इसको निरूपित कर सकते हो तीनों में से, जिसका निकालना है जिसके सापेक्ष, ठीक है भाई, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये एक समीकरण बनेगा, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का समीकरण। इसी प्रकार एक दूसरा भी पॉइंट है, उसको हम कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जगह लिखेंगे दूसरे माध्यम से, यानी कि मीटा 2 से पहले माध्यम, यानी कि मीटा 1 या n1 में गमन करती है, तो किसका निकालना है? पहले माध्यम का। तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब इसको निरूपित कैसे करेंगे? देखो, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी कि फर्स्ट का निकालना है। तो यहाँ पे तो हमने दूसरे का निकाला था, पहले माध्यम का, तो इसको लिखेंगे n12, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, या n1 अपॉन n2, ये हो गया। या यहां 1 लिखो, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये इसका एक समीकरण बन गया, ठीक है ना। इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये मीटा 2 है, यहाँ पे तो मीटा 1, किरण यहाँ से तो जैसे जा रही है, मीटा 2 मान लो, इसको मीटा 1 मान लो, ठीक है ना। माध्यम चेंज हो गए ना, इंटरचेंज हो गए इस तरीके से। तो ये इसका दूसरा समीकरण है। तो दोनों कंडीशन आपको आनी चाहिए कि कौन से माध्यम के सापेक्ष कौन से माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। अगर दूसरे माध्यम का निकालना है पहले के सापेक्ष, तो ये वाला समीकरण। और अगर यहाँ पे पहले माध्यम का निकालना है दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो उसका क्या बनेगा? ये वाला समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये अपवर्तन का स्टार्टिंग पार्ट ही, ठीक है ना। ये अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम कौन से हैं, ठीक है ना। अब दो विभिन्न माध्यम होते हैं, तो उनमें हम कैसे कैसे निरूपण करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें आनी चाहिए आपसे। उसके बाद अपवर्तन एक चीज है इसमें
कि अपवर्तनांक यानी कि जो नीटा है उसको भी हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको कैसे परिभाषित करेंगे, अपवर्तनांक को, अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक को तुम किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से। और नीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है C अपॉन V। एक फॉर्मूला है इसका भी, दो अलग अलग माध्यम है, उन दोनों का जो अनुपात है वो किसके बराबर होता है, अपवर्तनांक के। ये हमने स्नेल के नियम में पढ़ा था कि एक में एंगल I बन रहा था और एक में एंगल क्या बन रहा था, R, ये बन रहा था ना। ऐसे ही यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो दोनों वेलोसिटियों का जो अनुपात है, वेगों का जो अनुपात है, वो किसके बराबर होता है, नीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब प्रकाश का वेग ठीक है, और B का मतलब क्या हो गया, माध्यम यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। जैसे यहां पर ले लिया हमने कोई वायु निर्वात, तो उसमें कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर हम वायु के अलावा कोई अदर माध्यम लें तो उसके लिए एक फॉर्मूला बन गया, बीटा बराबर C अपॉन V, प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 3 आपके माध्यम दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन है कांच, हीरा एवं जल। क्वेश्चन है कांच, हीरा एवं जल में अपवर्तनांक क्रम से 1.5 ठीक है, कॉमा 2.0 कॉमा 1.3 है। जैसे क्वेश्चन लिख दिया 1.3 है, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ये छोटा सा क्वेश्चन है ये समझाने के लिए। तो देखो यहां पे किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, अपवर्तनांक की यानी कि नीटा दे रखी है ना। अब इस वाले फॉर्मूले से इसको सॉर्ट आउट करो, कैसे होगा देखो। वेलोसिटी पूछी है यानी कि नीटा बराबर C अपॉन V से, तो वेलोसिटी कैसे कहते हैं, तो V बराबर कितना हो जाएगा C अपॉन नीटा, यही होगा ना। अब V और नीटा में क्या रिलेशन हो गया, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि अगर नीटा की वैल्यू जिसकी सबसे कम है उसका वेग क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ये पढ़ा है ना। अब यहाँ पे तीनों माध्यम दे रखे हैं, कांच, हीरा और जल। तो नीटा की वैल्यू सबसे कम किसकी है, 1.3, यानी कि 1.3 किसकी है, जल की। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, वाटर यानी कि जल। तो जल में जो वेलोसिटी होगी वो सबसे क्या होगी, हायर होगी, ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये रिलेशन से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट है, नीटा क्या होता है, नीटा होता है अपवर्तनांक, यानी कि दो माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है, वेग होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भाई अलग अलग माध्यम दे दिए तो पूछ लेता है आपसे कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक, या वेलोसिटी दे दी तो अपवर्तनांक पूछ लेगा। तो उस रिलेशन से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।